सो हाय एवरीवन, दिस इज़ शशांक वाजपेयी और स्वागत करता हूं आपका अपने इस लाइव क्लास में। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग मेटल और नॉन मेटल देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर को देख लिया था और हमने कहा था कि जो अब 3rd लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद फिर क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देख लिया था, हम लोगों ने जो लेक्चर 1 था उसे देख लिया था, उसके बाद हम लोगों ने लेक्चर 2 पढ़ा था। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो उसके बाद हमें बताया गया देयर आर ऑफन फाउंड इन अ फ्री स्टेट। कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं, कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो किस स्टेट में पाए जाते हैं, जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कौन से? फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। तो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे कौन से? जो ऑक्सीजन से नहीं रिएक्ट करेंगे, जो ऑक्सीजन से नहीं रिएक्ट करेंगे वही मेटल्स किस में पाए जाएंगे, वही मेटल्स फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक है, ये कॉमन सी बात होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको बताया गया कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। तो बात यहाँ पर आई कि हमें ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। भाई हम ये टॉपिक ना पढ़ें, छोड़ दें? नहीं, आपको जब इसके क्वेश्चन मिलेंगे, जब आपको इसकी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, तो वहाँ पर यही छोटी छोटी आपको हिंट दिया जाएगा, यही छोटे से हिंट दिया जाएगा कि एक कोई मेटल ए है जो कि किस स्टेट में पाया जाता है, जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, और उसको आपकी कोई प्रॉपर्टी बता दी गई, ठीक है, कि मोस्ट डक्टाइल मेटल है। ठीक है, तो ये सब आपको हिंट दे दिया जाएगा, इसीलिए ये बातें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर। ठीक है, तो कॉपर और सिल्वर किस फॉर्म में पाया जाता है? कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। किस ओर में? सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन द नेचर एज फ्री स्टेट। उसके बाद फिर आपको बताया गया, क्या बताया गया देखते हैं। उसके बाद फिर आपको बताया गया कि जो मेटल होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये पॉसिबल ही कभी नहीं हो पाता कि ये कैसे पाए जाएँ, ये फ्री स्टेट में पाए जाएँ। ठीक है, तो ये हमेशा किस स्टेट में पाए जाएंगे? ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। याद कर लीजिए, किस स्टेट में पाए जाएंगे? हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाएंगे। The metals in the middle of the activity series, zinc, आयरन, लेड एक्सेट्रा आर मॉडरेटरी रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, जो ये आपको मेटल्स बताए गए, कैसे बताए गए? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स बताए गए, मतलब ना ही बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ना ही बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये मीडियम में आते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली इन ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। तो इन्हें हम किस फॉर्म में पाएंगे? इन्हें हम लोग हमेशा अर्थ क्रस्ट में पाएंगे, ऑक्साइड्स के फॉर्म में, या तो सल्फाइड या तो कार्बोनेट। कहने का मतलब, या तो हमें मान लीजिए जिंक हमें मिला, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड क्या होगा? जिंक ऑक्साइड, जिंक का सल्फाइड जिंक सल्फाइड और जिंक का कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट। ठीक है, you will find that the ores of many metals are oxide। आप ऐसा पाएंगे कि बहुत सारी मेटल्स के जो ओर होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑक्साइड। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज़ अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एज इज़ अबंडेंट ऑन द अर्थ। अबंडेंट मतलब क्या होता है? इसकी जो क्वांटिटी है वो हमारी अर्थ पर क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं, थस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू द फॉलोइंग ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, किस तरह से हम बता सकते हैं। उसके बाद फिर आपको बताया गया, यहाँ पर आप देखिए टेबल बताई गई, जिसमें आपको क्या बताया गया? जिसमें आपको बताया गया कि जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स होंगे जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन्हें हम किस प्रोसेस से इनका जो कंबाइंड फॉर्म होगा, मतलब जिस फॉर्म में पाए जाएंगे, मान लीजिए ऑक्सीजन के फॉर्म में पाए जाते हैं ना, तो इन्हें हम किस प्रोसेस से
रिमूव करेंगे इन मेटल्स को तो वो प्रोसेस क्या होगी, अगर वो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल हैं तो उन्हें हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। और अगर वो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, अगर वो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज से वो बिलोंग करते हैं, तो उन्हें हम कैसे करेंगे, उन्हें हम रिडक्शन करेंगे थ्रू कार्बन, कार्बन के थ्रू हम उन्हें रिड्यूस करेंगे। और उसके बाद जो आपको लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स मिले रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हमेशा नेगेटिव स्टेट में ही पाए जाएंगे, मतलब वो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक है, तो आगे क्या बताएगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल्स इन द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, ये सब हमें बताया गया। आगे देखते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज टू बी ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलोइंग इन द कैटेगरी। उसके बाद आपको बताएगा कि ये डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट क्या होती हैं, टेक्निक होती हैं, मेथड्स होते हैं जिससे हम मेटल को ऑब्टेन करें। ठीक है, तो आगे क्या बताया गया देखते हैं, सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स। तो बहुत सारे स्टेप होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं अगर हम किसी भी प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करें, किससे, ओर से। अ समरी ऑफ दिस स्टेप इन द गिवन इन फिगर 3.10, ईच स्टेप इज एक्सप्लेन्ड इन द डिटेल इन द फॉलोइंग डायरेक्शन सेक्शन। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया, ठीक है, कि अभी आपको एक फिगर मिलेगा 3.10 जिसमें आपको हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में बताया गया। ठीक है, तो देखते हैं वो फिगर क्या है। देखिए आपके स्क्रीन पर बन के आ गया बहुत ही प्यारा सा फिगर, जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि एक्टिविटी सीरीज एंड रिलेटेड मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब क्या होता है, एक नया टर्म आपके लिए आ गया। ठीक है, तो मेटलर्जी क्या कहते हैं, मेटलर्जी बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि मान लीजिए आपको कोई एक और मिली, ठीक है, जिसका आपने कंसंट्रेशन किया, मतलब वो किस फॉर्म में है, वो किसी मेटल, जो मेटल है वो किसी फॉर्म में, मान लीजिए आपको वो कार्बोनेट के साथ अट्रैक्ट है या ऑक्साइड से मिला हुआ है ना। तो ये सब आपको बताने की कोशिश की गई है। एनसीईआरटी के क्लास 10th की बुक में एक सिंपल सा फिगर बताया गया जिसमें आपको बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको बताया गया कि जो मेटल्स हैं उन्हें कैसे क्लासीफाई किया गया, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ये फिगर आपके दिमाग में एकदम बस जाना चाहिए। ठीक है, आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कि अगर कोई मेटल है मीडियम रिएक्टिविटी का तो वो किस ओर में पाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको फिगर याद है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो मेटल किस फॉर्म में होगा, या तो कार्बोनेट ओर में होगा या तो सल्फाइड ओर में होगा ना। ठीक है, तो आपको यहाँ बताया गया कि जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी है उन्हें हम पहले इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, वो भी किस फॉर्म में, उन्हें हम मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। उन्हें हम किस फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, उन्हें हम मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइज करते हैं जब उनकी ओर मॉल्टेन ही होती है। उसके बाद फिर हमें क्या मिल जाता है, उसके बाद हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाता है। उसके बाद फिर आपको बताया गया कि जो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी हैं, मान लीजिए जैसे जिंक, जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जिंक दिया है। ठीक है, अगर ये आपको मिले तो वो किस ओर में पाए जाएंगे, या तो वो कार्बोनेट ओर में पाए जाएंगे या तो वो सल्फाइड ओर में पाए जाएंगे। ठीक है, मतलब या तो वो जिंक का कार्बोनेट होगा, मतलब जिंक कार्बोनेट, या वो जिंक सल्फाइड होगा। अगर वो कार्बोनेट ओर में है, अगर वो कार्बोनेट ओर में है तो हम उसे किस प्रोसेस से अलग करेंगे, तब हम उसे कैल्सिनेशन की प्रोसेस से अलग करेंगे। अगर वो सल्फाइड की ओर में है तो हम उसे रोस्टिंग से अलग करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग शायद नए टर्म लगे, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आप जो भी प्रोसेस करना चाहें उसके करने के बाद आपको मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे हमने माना जिंक किस फॉर्म में मिला, जिंक हमें मिला ZnS के फॉर्म में। मान लीजिए हमने जिंक को हमें जिंक का सल्फाइड मिला। ठीक है, जिंक का सल्फाइड मिलने के बाद हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कर देंगे हीट ना। हम इसे हीट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ZnO + SO2 मिल जाएगा ना।
ZnO प्लस SO2। SO2 से हमें कोई मतलब ही नहीं, SO2 से हमें कोई मतलब नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जिंक ऑक्साइड ना, क्योंकि बताया गया है ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा। देखिए ऑक्साइड ऑफ मेटल बताया गया है ना, तो हम ZnO को, ठीक है रुक जाइए क्लीन करते हैं, ZnO को, जो हमें ZnO मिला, इसे हम कार्बन के साथ रिएक्ट करवा देंगे। किसके साथ, कार्बन के साथ। तो हमने आपको सेकंड लेक्चर में ही बताया था कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को कार्बन से रिएक्ट करवाते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, तो कार्बन के पास ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। एफिनिटी मतलब क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। कार्बन ने जैसे ही देखा ऑक्सीजन को, तुरंत उससे जुड़ गया, तुरंत उससे जुड़ के क्या बना देगा, ये बन जाएगा Zn प्लस CO बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और हमें क्या चाहिए था, हम तो यही चाहते ही थे कि हमें जिंक मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ हमें प्योर मेटल मिल जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, उसके बाद जब आपको ऑक्साइड ऑफ मेटल मिला तो आपने क्या किया, आपने उस मेटल का रिडक्शन करा दिया। किससे कराया, आपने उसे कार्बन से करा दिया, क्योंकि कार्बन एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या मिला, आपको एक प्योर मेटल मिल गया जिसका आपने डिफरेंट प्रोसेसेस से प्योरीफिकेशन कर लिया। उसके बाद बात आई तब जब अगर आपको कोई लो रिएक्टिव मेटल मिल गया। ठीक है, लो रिएक्टिव मेटल मिल गया तो वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा सल्फाइड ओर में, वो होगा सल्फाइड ओर में। उसके बाद फिर आपने क्या किया, सल्फाइड ओर का हमेशा क्या होता है, रोस्टिंग होता है। कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन होता है। याद कर लीजिए, कार्बोनेट और कैल्सिनेशन। ठीक है, तो C से दोनों है तो याद हो जाएंगे आसानी से। जैसे ही आपको मिला सल्फाइड ओर, तुरंत आपने क्या कर दिया, तुरंत आपने कर दिया रोस्टिंग, और फिर आपको क्या मिल गया, मेटल, और फिर आपने उसकी रिफाइनिंग कर दी। नए टर्म लग रहे हैं, डरिए नहीं, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जब आके पढ़ेंगे तो सब चीज़ डिटेल में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद बताया गया इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजली कंटामिनेटेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा कॉल्ड गैंगवी। एक नंबर का क्वेश्चन बनकर आपके लिए सामने रखा हुआ है कि क्या गैंगवी क्या होती हैं। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि जो ओर्स होती हैं वो कंटामिनेटेड मतलब प्रदूषित होती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे सॉइल, सैंड एक्सेट्रा कॉल्ड गैंगवी। इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे गैंगवी। ठीक है, आगे बताया गया है द इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हम ये चाहेंगे कि जो मेटल है उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो, क्योंकि अगर उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसमें गैंगवी प्रेजेंट हो जाती है, तो मार्केट में उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बहुत ही कम। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं हैं। ठीक है, तो जो उसके बाद फिर डिफरेंट प्रोसेसेस कराई जाती हैं, देखते हैं क्या है वो। यूज फॉर रिमूविंग द गैंगवी फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंगवी एंड द ओर। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये किस पर बेस्ड रहती है, ये बेस्ड रहती है उस जो मेटल है उसमें उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड में और गैंगवी के। ठीक है, डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड। जो डिफरेंट सेपरेशन मेथड है उन्हें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में डीप में बताया गया। ठीक है, क्या बताया गया, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन लो इन एक्टिविटी सीरीज, जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज़ के बॉटम में आते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज़ के बॉटम में पाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये सब हमें पता है। कैसे पता है, गोल्ड के एग्जाम्पल से आप याद रखेंगे। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल्स कैन बी reduced, the oxide of these metals can be reduced to metals by heating alone। आप इन्हें सिर्फ गर्म ही कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएंगे, आपको इनका ऑक्साइड मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिनेबार HgS इज एन ओर ऑफ मरकरी। ठीक है, एक नंबर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनकर आपके लिए सामने आ गया। सिनेबार किसकी ओर होती है, लिख कर ले लीजिए कि यहाँ से लेकर बोर्ड एग्जाम तक अगर ये क्वेश्चन ना मिल गया तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा कि मैंने इसे पढ़ा और आपको मिला नहीं। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा कि सिनेबार किसका एग्जाम्पल है, सिनेबार किसका एग्जाम्पल है, किसका ओर है। ठीक है, HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड का ओर है सिनेबार। ठीक है, आगे बताया गया व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। HgO में पहले ये कन्वर्ट हो जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्करी ऑन फर्दर हीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक रिएक्शन बहुत
ही अच्छे से बन के तैयार हो गए कि जब आप 2 टाइम्स HGS मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड को 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे ना, डेल्टा हीट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ HGO प्लस SO2 गैस मिल जाएगी। हमें SO2 गैस का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, SO2 गैस का हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो भाई चाहिए मेटल का ऑक्साइड, क्योंकि हमें पता है कि कोई मेटल का ऑक्साइड मिला, तुरंत हीट किया और हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया मेटल, ठीक है। तो वही आपको बताया गया है कि जब आपको मेटल का ऑक्साइड मिला, HGO मिला, तो आपने क्या किया, आपने उसे डेल्टा हीट दे दिया। हीट देने के बाद आपको क्या मिल गया, 2 टाइम्स Hg प्लस O2 मिल गया। बैलेंसिंग आपको याद नहीं करनी है, बैलेंस आपको इक्वेशन खुद करना आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली कॉपर विच आर फाउंड इन Cu2s इन नेचर, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा कॉपर, ठीक है। कॉपर किस फॉर्म में मिलेगा, सल्फाइड और में मिलेगा Cu2s के फॉर्म में। याद कर लीजिए, Cu2s के फॉर्म में, Cus के फॉर्म में नहीं मिलेगा, Cus के फॉर्म में नहीं मिलेगा। कन्फ्यूज़न ये बहुत बड़ी रहती है बच्चों को। Cus के फॉर्म में नहीं मिलेगा, किस में मिलेगा, Cu2s के फॉर्म में मिलेगा इन नेचर एंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और जस्ट बाय हीटिंग, ठीक है। तो आपको Cu2s मिल गया जब आपने Cu2s को किससे रिएक्ट करा दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, तो जो ऑक्सीजन थी वो इससे अट्रैक्ट हो गई और SO2 गैस बाहर निकल गई। SO2 जब बाहर निकली तो हमें क्या मिला, हमें मिला Cu2O, और Cu2O को फिर जब हमने Cu2s से रिएक्ट करा दिया तो हमें Cu प्लस SO2 गैस मिल गई, ठीक है। फिर से देखिए, रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद हो जानी चाहिए। इसमें हमें क्या बताया गया, ध्यान से देखिएगा, जब हमने Cu2s को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, जब हमने Cu2s को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, हमें मिला CuO प्लस SO2 गैस मिल गई, ठीक है। जब हमने Cu2s को ऑक्सीजन के साथ हीट कराया, ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें मिला Cu2O प्लस SO2 गैस मिल गई। फिर उसी कंटेनर में हमने Cu2O को Cu2s से रिएक्ट करवा दिया, ताकि जो ये S है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए और SO2 गैस बाहर निकल जाए और हमें डायरेक्टली Cu मिल गया। हमें कोई मेहनत ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और यही तो हम चाहते थे, कोई काम कितने ज़्यादा आसानी से हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को इस कैटेगरी में डाल दीजिए, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। सेम रिएक्शन पूछी जाएगी, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड और, यही क्वेश्चन बनेगा, लिख कर रख लीजिए अगर ये क्वेश्चन ना मिला आपको तो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एक्सेट्रा आर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। दीज आर यूजली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर, ठीक है। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये सल्फाइड और कार्बोनेट और में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको जब आप उस फिगर को मेमोराइज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन, देखते हैं कहाँ गया, इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर एज कंपेयर्ड टू इट्स सल्फाइड और कार्बोनेट्स। ये आसान होता है किसी भी मेटल को ऑब्टेन करना, किससे, उसकी ऑक्साइड फॉर्म से। अगर कोई किसी भी मेटल का हमें ऑक्साइड मिल गया तो उसे हमें ऑब्टेन करना, उस मेटल को ऑब्टेन करना हमारे लिए बहुत ही इजी टास्क हो जाता है। एज़ कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, अगर कोई मेटल सल्फाइड या कार्बोनेट ओर में प्रेजेंट है तो, ठीक है। द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, ठीक है। वही टर्म मिल गया जो आपका मन था कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया यहाँ से लेकर द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। मतलब क्या हुआ, लिख तो हमें मिल गया, अगर हम किसी भी सल्फाइड ओर को, मान लीजिए जिंक सल्फाइड की ओर हमें मिल गए, हम उसे हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हम उसे हीट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रोस्टिंग, ठीक है। और इससे भी क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि सेम टू सेम पूछ लिया जाए रोस्टिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया द कार्बोनेट ओर आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर। ध्यान से देखिए, एक छोटा सा टर्म है, ठीक है। यहाँ
हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर बताया गया है, और हीटिंग और उसके बाद आपको रोस्टिंग में क्या बताई है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म मिला लिमिटेड एयर और यहाँ पर आपको मिला एक टर्म एक्सेस एयर। एक टर्म है सिर्फ जो पूरी डेफिनेशन को बदल देगा। ठीक है, इसीलिए अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर्स कैन बी शोन एज फॉलोज। ठीक है, तो अगर जिंक हमें सल्फाइड या जिंक हमें सल्फाइड की ओर में मिल गया तो हम उसे जिस प्रोसेस से अलग करेंगे उसे कहेंगे रोस्टिंग। उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रोस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, और जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, वो रिएक्शन क्या बनेगी, जब हमने जिंक के सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, जब हमने जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करा दिया तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया जिंक ऑक्साइड और 2 टाइम्स ऑफ SO2 गैस। और हम क्या चाहते थे, हम तो चाहते ही थे भाई कि हमें मिल जाए मेटल का ऑक्साइड। हम तो चाहते ही थे कि हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए मेटल का ऑक्साइड। और जैसे ही हमें मिला मेटल का ऑक्साइड, तुरंत हमने क्या किया, तुरंत हम इसे क्या कर देंगे, कार्बन के साथ रिड्यूस कर देंगे, कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आगे हमें क्या बताया गया, आगे हमें बताया गया कि अगर हमें जिंक कार्बोनेट ओर में मिला, तो भाई हम क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसे भी डेल्टा हीट कर देंगे। हीट करने के बाद हमें इसका भी मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा और CO2 गैस मिल जाएगी। जैसे ही मेटल ऑक्साइड मिला तुरंत कार्बन से इसे रिड्यूस करा देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। द मेटल ऑक्साइड एंड देन रिड्यूस टू द करेस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। For example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मेटेलिक जिंक। ये जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, लाइव क्लास चल रही है। कमेंट आपके बहुत कम आ रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हो, या तो ये हो सकता है कि आपका पढ़ने का ही मन ना हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को पकड़िए, चीज़ों को रटना कम करिए। ठीक है, तो आपको फिर बताया गया कि जब हमने जिंक के ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस कराया तो हमें क्या मिल गया, हमें सिर्फ जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। CO2 नहीं मिला, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, सिर्फ कार्बन था तो वो जुड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया CO। CO एक बहुत ही जहरीली गैस, आपको पता होना चाहिए ना, ये सब फैक्ट की बातें हैं। यू हैव ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो कि इंटरकनेक्टेड है, फर्स्ट चैप्टर की बातें आपको यहाँ से फिर से बताई गई। ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज ऑल्सो अ रिडक्शन प्रोसेस। अगर हम किसी मेटल्स को उसके कंपाउंड से पा रहे हैं, अगर हम किसी भी मेटल को उसके कंपाउंड से पा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। क्यों बोलेंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास था ZNO, हमने क्या किया, हमने इसे कार्बन से रिएक्ट करा दिया तो हमें क्या मिला, हमें मिला Zn प्लस CO। मतलब पहले तो हमारे पास ऑक्सीजन था और बाद में हमने उस ऑक्सीजन को हटा दिया। मतलब क्या हुआ, पहले हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपको पता होना चाहिए, रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वही बताएगा ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम द कंपाउंड्स इज ऑल्सो अ रिडक्शन प्रोसेस। बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि एग्जाम्पल से थोड़ा समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसीलिए हर चीज़ को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ को क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार जो पढ़ाया गया उसे फिर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया बिसाइड यूजिंग कार्बन कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल। ठीक है, इसके अलावा आपको बताया गया कि हम कार्बन के अलावा कोक का भी यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड। किसको पाने के लिए, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए टू मेटल्स। समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। कैसे, हम मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ कर लें। ठीक है, और वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटा देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमें फिर मेटल मिल जाएगा। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम इसे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के टाइप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है।
आगे यहाँ पर आपको एक दादाजी दिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये रेल की पटरी पर कुछ कर रहे हैं, और जो कि ये गलत है ना, रेल की पटरी पर इस तरह काम करना गलत है ना, क्योंकि कोई ट्रेन आ सकती है और कोई दुर्घटना घट सकती है। फिलहाल इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, जो हम लोग को दिया गया है उस पर सिर्फ डिस्कशन करते हैं। आगे क्या बताया गया है, एजेंट्स बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। तो ये सब तो आपको पता ही है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा। फॉर एग्जांपल व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। कौन सी रिएक्शन होगी, ठीक है, जब हमने MnO2 को रिएक्ट कराया, जब हमने MnO2 को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया Mn, मैंगनीज मिल गया, मैंगनीज मिला, मैंगनीज नहीं मिला, Mg नहीं मिला, Mn मिला, ठीक है। अब Mg और Mn की बात आ गई तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं जो HNO3 से रिएक्ट करने के बाद H2 गैस का लिब्रेशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सिर्फ दो ही मेटल हैं भाई, एक है Mg और दूसरा कौन सा है, एक है Mn, ठीक है। ये है मैग्नीशियम, ये है मैंगनीज, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं आएंगी, ठीक है, हर चीज़ को आराम से बिल्कुल समझेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो डाउट में पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया रिएक्शन आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, नेक्स्ट क्लास में आपसे ये ज़रूर पूछी जाएगी ये रिएक्शन, ठीक है। तो आगे क्या बताया गया, कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं या रिड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो आगे आपसे क्या बताया गया, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, फिर नया टर्म आ गया, एक्सोथर्मिक आ गया, क्या आ गया, एक्सोथर्मिक आ गया। एक्सोथर्मिक मतलब क्या हुआ, हीट रिलीज होगी किसके थ्रू, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आगे आपसे बताया गया द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस इन द मॉल्टेन स्टेट, ठीक है। इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन सेकेंड ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, आयरन थर्ड ऑक्साइड जिसे हम बोलेंगे Fe2O3, अगर Fe2O3 को आयरन थर्ड ऑक्साइड बोलेंगे तो आयरन सेकंड ऑक्साइड क्या होगा, आयरन सेकंड ऑक्साइड क्या होगा, कमेंट में बताइए, जल्दी बताइए, आयरन सेकंड ऑक्साइड क्या होगा, FeO होगा, आयरन सेकंड ऑक्साइड क्या होगा, FeO होगा। जब हम आयरन सेकंड और थर्ड की ऑक्साइड की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Fe3O4 मिलेगा, Fe3O4 मिलने वाला है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है, आगे हमें बताया गया है विद द एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन्स पार्ट्स, दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन या थर्माइट रिएक्शन जो भी आप बोले, ठीक है। बताया गया कि जब हमने Fe2O3 को रिएक्ट कराया तो हमें मिला, Fe2O3 को जब हमने Al से रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, Fe मिला प्लस Al2O3 मिला और हीट मिली। हीट कितनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हीट मिल गई, जिससे जो हमें ये मेटल्स मिले प्रोडक्ट साइड, ये किस फॉर्म में मिले, ये हमें मिले मॉल्टेन स्टेट में, ठीक है। तो मॉल्टेन स्टेट में हमें आयरन मिला और आयरन ही हम चाहते थे कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं इनके बीच में जो क्रैक्स हैं उसमें क्या हो जाए, फिल हो जाए, यही तो हम लोग चाहते थे। इसीलिए तो इस रिएक्शन को करवाने के पीछे यही तो मेन टास्क था और जो हमारा पूरा हुआ, ठीक है। तो आगे क्या आपसे बताया गया, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो आगे आपसे बताया गया कि द मेटल्स, ये जो रिएक्शन है ये आपको याद हो जानी चाहिए, सेम टू सेम रिएक्शन पूछी जाती है, अगर आपको याद है तो आप सीधा 2 मार्क्स पा जाएंगे, नहीं तो आप 2 मार्क्स अपने गंवा देंगे, ठीक है। आगे आपसे बताया गया एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पर अब हमारे लिए टास्क थोड़ा सा कठिन हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम या पोटेशियम, वो कैसे होते हैं, उनकी जो ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि जैसे उन्होंने ऑक्सीजन को देखा तुरंत ही उससे जाकर ऐड हो गए।
ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। अगर आप पानी वानी पीना चाहे तो पी सकते हैं, 2 मिनट का हम लोग यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, पानी वानी पीना चाहते हो तो पी ले। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे हमें क्या बताया गया है। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, तो ये तो हमें पता है, इसमें आपने क्या नई चीज़ बता दी। जो मेटल्स हाई अप द रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के फैंटास्टिक और ऑसम लेक्चर्स मिलते रहेंगे। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। हम चाहें, हम लो वो हाई रिएक्टिव मेटल्स को चाहें तो हीट कर कर, अगर हम सोचें कि हम इन्हें हीट कर दें और हमें मिल जाए मेटल, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हम ये करते हैं, क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। तो हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया कि जो मेटल्स हैं टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, हम उन्हें चाहें कि अगर हम उन्हें सिर्फ हीट कर दें और मेटल को ऑब्टेन कर दें, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हम मेटल को, ऑक्साइड को नहीं पा सकते, क्योंकि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके अंदर ग्रेट एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो इनके लिए क्या करेंगे भाई, इनके लिए हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल कार्बन कैन नॉट बी यूज्ड एज टू रिड्यूस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम। अगर हम चाहें, अगर हम सोचें कि हम कार्बन को रिड्यूस कर दें, किसके लिए, सोडियम के ऑक्साइड के लिए, तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन के पास जितनी एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से, उससे कई गुना ज़्यादा किसके पास, टॉप मेटल्स जो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, उनके पास होती है। ठीक है, तो क्या बताया गया देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा टू देयर रिस्पेक्टिव मेटल्स। ठीक है, दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन। वही हमने आपको बताया, दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इन्हें कैसे ऑब्टेन करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर डिपॉजिटेड एट कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड, द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, द रिएक्शन आर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको देखिए ब्रीफली बताया गया है कि कैथोड पर और एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। जब हमने Na को लिया, Na+ था और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो क्या बना लिया उसने, Na को बना लिया और फिर एट एनोड क्या रिएक्शन हुई, जो Cl था, 2 Cl थे, उन पर जो माइनस चार्ज था, उसने क्या किया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर Cl2 बना लिया, क्लोरीन गैस बना लिया। ठीक है, सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आगे आपको क्या बताया गया। ठीक है, इसके बाद फिर आपको बताया गया रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स की रिफाइनिंग कैसे होगी। ठीक है, द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस, डिस्क्राइब्ड अबव और नॉट वेरी प्योर। ठीक है, जो हमें मेटल मिल गए अबव प्रोसेसेस में, ऐसा नहीं हो सकता कि वो एकदम प्योर हो, वो इतने ज़्यादा प्योर नहीं हो सकते कि हम उन्हें क्या करें, डायरेक्ट सेल कर दें मार्केट में, उनका जो प्राइस होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। दे कंटेन इम्प्योरिटीज़, वो क्या कंटेन करेंगे, वो इम्प्योरिटीज़ को कंटेन करेंगे, विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल, जिन्हें मार्केट में बेचने से पहले, प्योर मेटल को ऑब्टेन करने से पहले हमें उन्हें रिमूव करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, पहले 2 लाइन जो ऊपर बची हैं इनको देख लेते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, वही हमने आपको बताया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या करना रहता है, एक बार पहले थ्योरी को देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा रिफाइंड इलेक्ट्रोलिकली इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड एट एनोड। जो ये एनोड है, इधर क्या है, इधर इम्प्योर मेटल है ना,
ना, इधर साइड क्या है, इधर इम्प्योर मेटल है। ठीक है, तो हमने क्या बताया गया, द इम्प्योर मेटल इज मेड एट एनोड एंड देन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, जो स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल है वो क्या हो गई, वो हो गई कैथोड। ये कौन सा मेटल है, ये है प्योर मेटल। ठीक है, ये कैसा मेटल है, ये प्योर मेटल है। अ सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, जो हमारे पास मेटल है, मान लीजिए हमने कॉपर को लिया, हमने क्या लिया, हमने कॉपर को लिया, तो हम किसका सोल्यूशन लेंगे, हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे। उस रिस्पेक्टिव मेटल का जो सॉल्ट होगा उसका हम सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया द apparatus सेट अप इन द फिगर 3.12 ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल। ठीक है, तो इसमें आपको बताया कि जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस को, जब हमने इससे करंट पास कराया तो हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, हमने क्या लिया था, हमने लिया था, एक बार फिगर से आप समझने की कोशिश करिए, देखिए हम आपको बताते हैं। जो हमने एनोड लिया, हमने लिया इम्प्योर मेटल। ठीक है, जो हमारे पास एनोड था, डिफरेंट कलर से समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास एनोड था वो क्या था, वो था इम्प्योर मेटल ना, वो क्या था, वो इम्प्योर मेटल था। ठीक है, वो क्या था, वो इम्प्योर मेटल था। और जो हमारे पास कैथोड था, ये कैसा था, ये था हमारे पास बिल्कुल ही प्योर था। ये कैसा था, ये बिल्कुल ही प्योर था। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को इससे पास कराया, इसके इलेक्ट्रोलाइट से, जो कि क्या था, जो कि एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, CuSO4 सोल्यूशन था। ठीक है, तो इसमें जो CuSO4 था वो किस में टूटा, वो Cu प्लस और SO4 डबल माइनस में टूटा, Cu डबल प्लस और SO4 डबल माइनस में टूटा। ठीक है, तो जो ये Cu था, जो ये Cu था, मतलब जो ये इम्प्योर मेटल था, ये किस में, ये डिज़ोल्व होने लगा, ये डिज़ोल्व होने लगा, मतलब जो इसकी इम्प्योरिटीज़ थी वो सेटल होने लगी, कहाँ, बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ। और देखिए आपको एक सब्सटेंस मिल गया, नीचे इम्प्योरिटीज़ मिल गई ना, ये देख सकते हैं ब्राउन ब्राउन आपको इम्प्योरिटीज़ मिल गई, जिसे हमने क्या बोला, जिसे हमने बोला एनोड मड। एक नया टर्म आपके लिए आ गया है, एनोड मड क्या होता है। ठीक है, एनोड मड क्या होता है। उसके बाद फिर जो ये इम्प्योर कॉपर था, जो ये इम्प्योर कॉपर था, ये क्या हुआ, ये टूटा और फिर किधर की तरफ चला गया, ये कैथोड की तरफ चला गया। कैथोड का साइन क्या होता है, कैथोड का साइन क्या होता है, कैथोड का साइन होता है माइनस, कैथोड का साइन क्या होता है, माइनस। और कॉपर का साइन क्या होता है, प्लस। और प्लस माइनस आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, प्लस माइनस आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। और वही तो हम चाहते थे कि जिधर हमने प्योर मेटल को लिया, जिधर हमने प्योर मेटल को लिया उधर ही हमें इधर का भी प्योर मेटल मिल जाए, जो हमने इम्प्योर लिया ना, तो दोनों हमको प्योर मेटल मिल गए। और जो हमने इम्प्योरिटीज़ थी, जो हमने इम्प्योरिटीज़ थी वो कहाँ हो गई, वो नीचे सेटल हो गई, जिसे हमने बोल दिया एनोड मड। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो वही आपको बताया गया, मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, the soluble impurities go in the solution whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode are known as anode mud। anode mud ये टर्म आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वही जो इस बात की हम लोग, जो हम आपको बताना चाहते थे कि ये सब आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो देखिए इंटेक्स क्वेश्चन में आपको वही क्वेश्चन मिल गया जिसे हमने पहले से आपको इंडिकेट कर दिया था। क्या मिला, हमें मिल गया कि मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, और क्या होती हैं, और गैंगवी क्या होती हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। ठीक है, तो अब आपको लगने लगा होगा कि जो हम बता देते हैं वो बिल्कुल सही हो जाता है ना। हमने बता दिया कि इस जगह क्वेश्चन बनने की संभावना है, और आपको इंटेक्स क्वेश्चन में आप देखिए आपको सेम क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह आपको बोर्ड में मिलेंगे, बोर्ड में कोई बहुत नया क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा, डरने की बात नहीं है। बोर्ड आप एकदम हलवा मान के चलिए और पूरे में पूरे नंबर आपके आसानी से आएंगे। बोर्ड का पेपर जब आप देकर आएंगे तो कहेंगे हाँ बहुत ही अच्छा हुआ, और 80 में 80 तो आराम से ही आ जाएंगे, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं, बिल्कुल आसान पेपर था ना। बोर्ड वाले कुछ नए क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताएगा कोरोजन। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि ये टर्म हमने कभी सुना है, तो अगर आपने कभी सुना है तो आपको इस बात को याद आ जाना चाहिए कि वो आपने कहाँ सुना है, वो आपने चैप्टर नंबर 1 में इसका नाम सुना हुआ है। कोरोजन और रेंसिडिटी, कोरोजन और रेंसिडिटी 2 ऐसे टर्म थे जिनके बारे में हमने आपको वहीं इंडिकेट कर दिया था कि हम इस
टॉपिक के बारे में, कोरोजन के बारे में ब्रीफली कहाँ एक्सप्लेन करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल में। ठीक है, तो वही आपको बताया गया। ठीक है, क्लास को आधे से मत छोड़िए, बहुत बच्चे क्लास को आधे से छोड़ देते हैं जिसका नुकसान उन्हें खुद होता है। ठीक है, क्योंकि वो कुछ अच्छा गेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बीच बीच में, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बता देता हूँ, कुछ ऐसे तथ्य बता देता हूँ जिससे आपको एक इंटरेस्ट इसके प्रति बढ़े। ठीक है, केमिस्ट्री के प्रति कुछ आपकी रुचि बढ़े। ठीक है, इसीलिए हम आपको कुछ फैक्ट बता देते हैं, कुछ तथ्य बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया कि कोरोजन क्या होता है। यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट द कोरोजन इन चैप्टर 1। ठीक है, वही बताया गया कि आपने चैप्टर 1 में कोरोजन के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कमेंट करते रहिए, कमेंट रुकने नहीं चाहिए आपके। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, सिल्वर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। आपने घर में देखा होगा, आपकी जो मम्मियाँ लोग पैल पहनती है वो किस कलर की हो जाती हैं, ब्लैक कलर की हो जाती हैं, ब्लैकिश हो जाती हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या कर देते हैं, उन्हें हम लोग बेसिकली क्या कर देते हैं, जो हॉट वाटर होता है उसमें उसे डिप करके देते हैं। ठीक है, और उसमें क्या मिला देते हैं, उसमें अब हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे वॉशिंग सोडा मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, वॉशिंग सोडा मिला देते हैं, और फिर क्या हो जाता है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं, बिल्कुल न्यू हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको बताया गया कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड इन द एयर। दिस इज बिकॉज सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म द कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड, ठीक, सेम क्वेश्चन बनेगा कि सिल्वर किस चीज़ से एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, तो सल्फर से रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है। ठीक है, तो आगे क्या बताया गया, कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर किससे रिएक्ट करता है, मॉइस्ट, जो मॉइस्चर होता है, जिस कार्बन डाइऑक्साइड, जिस CO2 में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, जिस CO2 में मॉइस्चर होता है उसी से रिएक्ट कर जाता है, उसी से क्या हो जाता है, उसी से रिएक्ट हो जाता है। और ग्रीन कलर की, किस कलर की, ग्रीन कलर की कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना देता है। किस कलर की, ग्रीन कलर की कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना देता है। ठीक है, आयरन व्हेन एक्सपोज्ड, आयरन व्हेन एक्सपोज्ड क्या बताया गया, आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। क्या हो जाता है, आयरन में क्या लग जाता है, कॉमनली आयरन में रस्ट लग जाता है। लेट अस फाइंड आउट द कंडीशन अंडर द आयरन विच रस्ट। ठीक है, तो अब उस कंडीशन को हम लोग जानते हैं जिसके कारण आयरन में रस्ट लग जाता है। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व दैट द आयरन नेल्स। ठीक है, ये एक्टिविटी की बात है, एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, और जो ये आपको टॉपिक बताया गया है इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाले। ठीक है, तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ इससे हम नया भी नहीं सीख सकते हैं, इसमें बस आपको रस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा, बोर्ड वाले तुरंत ही बना देंगे कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, हम कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम पेंटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलोज। ठीक है, तो यहाँ पर एलॉयस, तो यहाँ पर आपको एनोडाइजिंग एक नया टर्म मिल गया, नया नहीं है, आपने अभी पहले ही पढ़ा है। ठीक है, एनोडाइजिंग क्या होता है, एल्यूमिनियम पर थिक ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एनोडाइजिंग की प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर आपको सिर्फ 3 या 4 लाइनों में मिल जाएगा। किस में आया हुआ है, IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन। मैंने खुद पढ़ा है कि जो जिंक हम किस मटेरियल का यूज़ करते हैं, किस मेटल का यूज़ करते हैं, किस में, गैल्वेनाइजेशन में। ठीक है, अगर आपका भी एम किस में है, IIT JEE में है, तो आप किस में फोकस करेंगे, आप NCERT बुक में फोकस्ड रहेंगे, आप NCERT बुक में फोकस रहेंगे। ठीक है, आप NCERT बुक को लाइन बाय लाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मुझे उसका आंसर कैसे पता था, क्योंकि मैंने क्लास 10th की NCERT बुक में ये पढ़ा था और मुझे उसका आंसर पता था। ठीक है, तो आप भी NCERT की लाइन बाय लाइन को रीड करना सीख लीजिए। अगर अभी भी आपने NCERT को बुक को खोला नहीं है, इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं और NCERT बुक को नहीं खोला है, तो तुरंत ही वीडियो को पॉज करिए और पहले NCERT बुक लाइए और इसी पेज को खोल कर बैठ जाइए। ठीक है, ताकि हर चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। पेन और पेंसिल हाथ में ले लीजिए और जिस जगह मैं आपको इंडिकेट
इंडिकेट कर दूं कि यहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना है, तुरंत ही वहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, हम किस सब्सटेंस का, हम जिंक मेटल का यूज़ करते हैं गैल्वेनाइजेशन में। ठीक है, यहाँ पर किस चीज़ का क्वेश्चन बना था, यहाँ पर आईआईटी का क्वेश्चन एक बन गया था, आईआईटी का एक क्वेश्चन बन गया था, आईआईटी जेईई का। ठीक है, तो ये देखिए किस लेवल के क्वेश्चन वहाँ बनते हैं, एकदम ही आसान क्वेश्चन बन गया, आईआईटी में बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या बताया गया, द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रस्टिंग ऑफ एन आयरन जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया कैन यू रीजन दिस आउट। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या बताया गया, देखते हैं। Alloying is a very good method of improving the properties of metals। अगर हम किसी भी मेटल्स को एलॉय कर देते हैं, मतलब हम दूसरे मेटल्स की कोटिंग उस पर लगा देते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बहुत ही कीमती, बहुत ही कॉस्टली कोई सब्सटेंस है। ठीक है, मान लीजिए आपने देखा होगा इतनी समय कि अगर आपके पास सिल्वर का कोई सब्सटेंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, तो आप क्या चाहेंगे कि ये कोरोड ना हो, इस पर कोरोजन ना हो। आप इस पर क्या चाहेंगे, आप इस पर चाहेंगे कि हम किसी दूसरे मेटल की, किसी अन्य मेटल की उस पर लेयर चढ़ा दे, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एलॉय। उसे हम क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे। एलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मेथड। हम उस मेटल्स की इच्छा के अनुसार अपनी प्रॉपर्टीज पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल। ठीक है, आयरन कौन सा मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल है। ठीक है, तो अभी जो बोर्ड के रिसेंटली नोटिफिकेशन कुछ आए नहीं है, लेकिन आप पिछले ही मान के चलिए कि लगभग आपको 14 से 20 MCQs मिलने वाले हैं इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में। इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कितने 14 से 20 MCQs मिलने वाले हैं, जिसमें 2 या 3 असर्शन या रीजन भी रहेंगे। ठीक है, और इन 40 से 20 क्वेश्चन को कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। अगर आपने इन्हें बिल्कुल सही कर दिया तो मान के चलिए 80 में 80 मार्क्स साइंस में कहीं नहीं गए, क्योंकि फिजिक्स और बायोलॉजी में नंबर कटते ही नहीं है ना, बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। आगे देखते हैं। वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है, बच्चों के कमेंट आ रहे नहीं, कमेंट बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, बस ये वीडियो खत्म ही होने वाला है, इसके बाद एक और स्लाइड है। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज मोस्ट यूटिलाइज्ड मेटल बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट। लेकिन हम प्योर स्टेट में इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप बैठे बैठे थक गए हैं तो सोचिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो और ज़्यादा आपसे थक गया हूँ ना, तो उठेंगे नहीं, बीच क्लास को छोड़ेंगे नहीं। जहाँ से इतनी देर बैठे हैं 2 मिनट और बैठ लेते हैं। ठीक है, क्या बताया गया है, बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट। दिस इज़ बिकॉज प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट। ठीक है, यहाँ पर आपकी नॉलेज की एक बात पता चल गई कि हम प्योर आयरन को क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड जो प्योर होता है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए हम उसका ज्वेलरी में, प्योर गोल्ड का ज्वेलरी में यूज़ नहीं करते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बताया गया है कि बिकॉज प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज इजली व्हेन हॉट, बट if it is mixed with a small amount of carbon 0.05% it becomes hard and strong। अगर हम इसे कार्बन से कितने परसेंट रख दे, कार्बन 0.05% रख दे, तो ये क्या बन जाएगा, हार्ड और स्ट्रांग बन जाएगा। when iron is mixed with निकिल और क्रोमियम, अगर हम आयरन को निकिल और क्रोमियम से मिला दे we get स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील किसका मिक्सचर होता है, अगर हम आयरन को निकिल और क्रोमियम से मिला दें, अगर हम आयरन को निकिल और क्रोमियम से मिला दें तो क्या बन जाएगा, हमें मिल जाएगी स्टेनलेस स्टील, बिल्कुल चमकदार स्टील ना, एकदम क्लीन। ठीक है, विच इज़ अ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, जो कि हार्ड भी है, जो हम चाहते हैं, और रस्ट भी नहीं होगा। Thus, if iron is mixed with some other substances, its properties change. In fact, the properties of metals can be changed if it is mixed with some other substances. The substance added may be metal or a non-metal. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals, or a metal or a non-metal. It is prepared by first melting the primary metals and then dissolving the other metals in a definite proportion. It is then cooled at room temperature. तो बताया गया है कि alloying क्या होता है। alloying एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम
दो मेटल या एक मेटल एक नॉन मेटल को आपस में मिक्स करते हैं, उसके बाद किस फॉर्म में मिक्स करते हैं, मॉल्टेन स्टेट में मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम उसे क्या कर देते हैं, उसे हम कूल कर देते हैं। किस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। किस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर हम उसे क्या कर देते हैं, उसे हम कूल कर देते हैं। तो हमें एक सब्सटेंस मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एलॉय, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे कि ये एलॉय है। और इसकी प्रॉपर्टी हमारे ही अनुसार होंगी, जैसा हमने डिज़ायर्ड, जैसी हमने इच्छा रखी है। ठीक है, तो बस ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होने वाला है, बस लास्ट स्लाइड होने वाली है ये। क्या आप जानते हैं, डू यू नो प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट। तो वही हमने अभी आपको बताया। It is therefore not suitable for making jewelry. It is alloyed with either silver or copper to make it hard. Generally in India 24 कैरेट, ठीक है, हम लोग जानते हैं भाई 24 कैरेट गोल्ड मिल रहा है, लेकिन 24 नहीं 22 कैरेट गोल्ड ही हम यूज़ करते हैं किसमें, ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट्स में। इट मीन्स दैट 22 पार्ट्स ऑफ द प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर। 22 पार्ट हमने क्या ले लिया, गोल्ड ले लिया, और 2 पार्ट हमने क्या ले लिया, या तो हम सिल्वर ले लें या हम कॉपर ले लें। उसके बाद फिर आपको बताया गया, इफ़ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन द एलॉय इज नोन एज अमलगम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया। अगर हमने किसी भी ओर को लिया, जिसमें मरकरी है, जिसमें एक मेटल मरकरी है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे अमलगम बोलेंगे। क्या बताया गया, इफ़ वन ऑफ द मेटल्स इज मरकरी देन द एलॉय इज नोन एज अमलगम। अगर हमने किसी एलॉय को लिया जिसमें क्या है, मरकरी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, तब हम उसे बोलेंगे एमलगम। ठीक है, तो आगे बताया गया, द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन प्योर मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए बताया गया कि जो एलॉय होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो लेस होती है किसके कंपैरिजन, एज कंपैरिजन टू प्योर मेटल। फॉर एग्जांपल ब्रास इज एन एलॉय। ठीक है, यहाँ पर से आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नीचे के जो पैराग्राफ है, नीचे की जो 5 लाइनें, इसमें से आपके लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है, जो मैं बता रहा हूँ बस आपको उतना ही ध्यान देना है। ब्रास किसका एलॉय है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, उसके बाद आपको सिंबल याद होने चाहिए, Cu एंड Sn। उसके बाद फिर आपको बताया गया है कि जो ये Cu और Sn है, ये बताया गया है कि बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसका किस में यूज़ करते हैं, इसीलिए हम कॉपर का किस में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करते हैं। सोल्डर एंड एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। सोल्डर किसका एलॉय है, लेड और टिन का है। हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो ठीक है, यहाँ पर आपके लिए बन सकता है कि नेम द एलॉय विच इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर। तो क्या आंसर होगा, सोल्डर। यह बन सकता है, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ क्या, लेड एंड टिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना यही थी। उसके बाद फिर आप मोर टू नो, क्या आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, द वंडरफुल ऑफ एशियंट इंडियन मेटलर्जी। ठीक है, तो इसके बारे में बस आपको बता देते हैं। ये दिल्ली में एक आयरन पिलर बना हुआ है, जिस पर साइंटिस्ट आज तक रिसर्च कर रहे हैं कि इसमें कौन सा एलॉय यूज़ हुआ है जिससे इसमें आज तक रस्ट नहीं लगा। ठीक है, ये आज भी एक फैक्ट बनकर रह गया है कि इसमें आज तक रस्ट क्यों नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे बताया गया व्हाट वी हैव लर्न। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेंगे, इसमें आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा नया नहीं मिलने वाला है। अगर आपको इन टॉपिक्स को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में जाकर बताइए। आपको ये सब रीड करना है, आपको ये करना है, आपको इन्हें रीड करना है। मैं इसे पढ़ा भी सकता हूँ, मैं जहाँ से इतनी देर रुका हूँ, चाहूँ तो 5 मिनट और आपके ले लूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को अब हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, आप भी बोर हो रहे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक रखना चाहता हूं। ठीक है, मिलते हैं आपसे कब, नेक्स्ट क्विज में। क्विज के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। क्विज में हम लोग कितने 50 MCQs को देखने वाले हैं, 50 MCQs को देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत ही क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो हमारा टारगेट है 1K प्लस सब्सक्राइबर्स का, उसमें आप अपना सहयोग दें। ठीक है, हम आपके लिए इतना स्टैंड कर रहे हैं तो आप भी अपना एक सहयोग दें। जो हमारा 1K प्लस सब्सक्राइबर का एम है उसे जल्द से जल्द पूरा करने में हमारा सहयोग करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग अस।